इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग का जो माहौल गर्म हो चुका है, इन हालात में दुनिया के बाकी तमाम देश कहां खड़े हुए हैं? कौन से देश हैं कि जो अब तक खुलकर भारत की सपोर्ट में आ चुके हैं और कौन से देश हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? और ख़ास तौर से टर्की, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, अज़रबैजान और तालिबान जैसे बेशुमार दुनिया के मुस्लिम देशों या मुस्लिम हुकूमतों का इस पूरे मामले पर क्या रुख नजर आ रहा है? यही सारी चीजें आज की इस छोटी सी वीडियो में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें पाकिस्तानी सेक्शन की, तो अभी तक दुनिया के दो ऐसे मुस्लिम देश हैं कि जिनके बयानों या फिर जिनकी एक्टिविटीज़ को देखकर ये कहा जा सकता है कि वो खुलकर पूरी तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट में आ चुके हैं। जिसमें से पहला नाम तो है टर्की, मतलब कि तुर्की, जबकि दूसरा देश है अज़रबैजान। अब देखिए, ये भी अपने आप में बड़ी ही अजीब बात है कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है कि जो ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। उसके तो पासपोर्ट पर भी यही लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल है सिवाय इजराइल के। मगर दूसरी तरफ ये जो अज़रबैजान है, इसको एक ऐसे देश के तौर पर देखा जाता है कि जो पूरी मुस्लिम दुनिया में ऑफिशियली इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। मगर इसके बावजूद भी इन दोनों ही देशों के अगर दोस्तों की लिस्ट चेक की जाए तो हमेशा इन दोनों का एक दूसरे की फ्रेंड लिस्ट में टॉप पर नाम मिलेगा। और तो और अभी 3-4 साल पहले अज़रबैजान की जो अर्मेनिया से जंग हुई थी, उसमें भी दरअसल अज़रबैजान का जिन दो देशों ने सबसे ज़्यादा साथ दिया था, सबसे ज़्यादा मदद की थी, वो टर्की और पाकिस्तान ही थे। अब आगे बढ़ें और बात करें अफगानिस्तान की हुकूमत तालिबान के बारे में, तो वैसे तो इस मामले पर अफगानी हुकूमत का जो बयान आया था वो दुनिया के ज़्यादातर देशों की तरह एक बैलेंसिंग बयान था। मतलब उन्होंने कहा कि ये जंग वगैरह इस एरिया के हित में नहीं है, दोनों को सूझबूझ के साथ और बैठकर इस पूरे मामले को सुलझाना चाहिए। लेकिन अब अगर बात की जाए कि इस कॉन्फ्लिक्ट में तालिबान की ये हुकूमत खड़ी कहाँ है, तो फिर देखिए इस मामले में तो एक ऐसा फेरबदल देखने को मिल रहा है कि जो इतिहास में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर तालिबान के इतिहास पर नजर डाली जाए तो उसके रिलेशन पाकिस्तान के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तालिबान जब बना था तो उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा योगदान था। तालिबान ने जब पहली बार अफगानिस्तान पर हुकूमत शुरू की थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन शेयर किए थे। और अभी एक बार फिर से 2020 में जब तालिबान की दोबारा से अफगानिस्तान में वापसी हुई, तब भी इसको पाकिस्तान में एक बहुत ही अच्छी न्यूज के तौर पर देखा गया और बाकायदा पाकिस्तान ने तो इस चीज को सेलिब्रेट किया था। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि फिर धीरे धीरे हालात बदलते चले गए, पाकिस्तान और तालिबान के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। बॉर्डर पर तो इन दोनों के बीच झड़पों की खबरें आनी ही लगी। और तो और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे मामला और खराब हो गए। और तो और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तालिबान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना भी शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल डिस्टरबेंस होती है उसका जिम्मेदार यही तालिबान है। अब एक तरफ तो तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो रहे थे, दुश्मनियां बढ़ रही थीं, तो दूसरी तरफ तालिबान की उस इंडिया के साथ नजदीकियां बढ़ रही थीं कि जो इंडिया उसको अभी तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। एक के बाद एक मीटिंग होती चली गई और इन दोनों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ता चला गया। अफगानिस्तान के आम लोगों में भी इंडिया का जो बड़ा सपोर्ट मौजूद है वो भी अब और खुलकर सामने आने लगा। चाहे मामला क्रिकेट का हो या बाकी चीजों का हो, हर मामले में ही इंडिया और अफगानिस्तान एक साथ नजर आने लगे। ये सब तो जनरल हालात में हो रहा था, वरना अगर फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्फ्लिक्ट पर किया जाए कि जो अभी कुछ दिन से चल रहा है, तो हुआ ये था कि जैसे ही कश्मीर के पहलगाम में एक खतरनाक और दर्दनाक आतंकवादी हमला होता है, दूसरी तरफ से इंडिया ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई की तैयारियां शुरू की, तो उन्हीं दिनों अचानक से अप्रैल के आखिर में ही एक दिन ये खबर ब्रेक होती है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच मीटिंग हुई है, जिसके फोटोज भी वायरल हुए, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी कवर किया गया, तरह तरह के दावे किए गए। और खास तौर से पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने, पाकिस्तान के जो थिंकर्स हैं, उन्होंने इसको लेकर खूब चिंताएं जताई। और तो और इन तमाम चीजों को, इन तमाम दावों को उस वक्त और भी ज्यादा मजबूती मिल जाती है कि जब पाकिस्तान से एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की तरफ से ही ऐसा बयान आता है। ये बात याद रखें कि जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो।
आगे बढ़ें और अब अगर ईरान के बारे में बात करें तो ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस तनाव पर गहरी चिंता जताई है और साथ ही दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान इस इलाके का एक ऐसा देश है कि जो हिस्टोरिकली दोनों ही पार्टीज के साथ अच्छे रिलेशन शेयर करता आया है, मतलब कि उसके पाकिस्तान के साथ भी ठीक ठाक रिश्ते हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया तो उसका एक ऐसा साथी है कि जिसने उसका उस दौर में खूब साथ दिया कि जब उसके ऊपर वेस्टर्न देशों ने भरपूर सैंक्शंस लगाए थे। अमेरिका के भरपूर प्रेशर के बावजूद भी इंडिया ने ईरान के साथ बड़े लेवल पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जारी रखा, जिसका सबूत आज हमको चाबहार पोर्ट जैसी कई चीजों की शक्ल में नजर आता है। जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ था तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों का दौरा किया और ईरान उन देशों में से एक बना कि जिसने सबसे पहले इस मामले में मीडिएटर बनने की पेशकश की, मतलब कि इन दोनों पार्टीज के बीच सुलह कराने के लिए बिचौलिया बनने की पेशकश की। आगे बढ़ें और बात करें रशिया की, तो आपको बता दें कि रशिया की तरफ से ये बयान दिया गया है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बढ़ने से काफी चिंतित हैं और वो दोनों ही देशों से ये अपील करते हैं कि वो क्षेत्र में और भी ज्यादा तनाव बढ़ने से रोकने के लिए संयम बरतें। वैसे यहाँ पर हम लोगों के लिए ये बात भी याद रखने वाली है कि अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितनी भी अहम जंगें हुई हैं उनमें रशिया, या फिर आप कह सकते हैं कि रशिया की जगह पर जो पहले हुआ करता था मतलब कि यूएसएसआर, उसने आमतौर पर इंडिया का ही साथ दिया है और वो खुले तौर पर इंडिया के ही साथ खड़ा नजर आया है। और अगर बात सिर्फ इस मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट की ही कर ली जाए तो इस बार भी इंडिया की तरफ से जो हथियार सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है, मतलब कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, तो वो हथियार रशिया का ही है, मतलब कि इंडिया के द्वारा वो हथियार रशिया से ही खरीदा गया है। दुनिया की एक और बड़ी ताकत मतलब कि चाइना का रुख रूस से बिल्कुल उल्टा नजर आता है। मतलब ये कि इतिहास में चाइना का झुकाव हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहा है। इसकी वैसे तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं, मगर एक अहम वजह ये भी मानी जाती है कि क्योंकि खुद इंडिया और चाइना का आपस में भी बॉर्डर की वजह से लंबे वक्त से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। अब क्योंकि दुनिया में आमतौर पर ये एक दस्तूर माना जाता है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, तो उसी कायदे कानून के हिसाब से शायद चाइना और पाकिस्तान हमेशा से ही क्लोज रिलेशन शेयर करते आए हैं। ऑफिशियली तो दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह चाइना की तरफ से भी एक डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स ही आया है। दोनों ही देशों से संयम बरतने की अपील की गई है, डीएस्केलेशन की बात की गई है, मगर दुनिया जानती है कि चाइना का झुकाव हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ है। बल्कि मौजूदा दौर में पाकिस्तानी आर्मी के पास जो हथियार मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर तो चाइना के ही हैं। आगे बढ़ें और अब अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने भी दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह ही एक डिप्लोमेटिक और बैलेंस स्टेटमेंट दिया है, मतलब दोनों ही पार्टी से, दोनों ही देशों से संयम बरतने की अपील की है और पूरे मामले को बातचीत के जरिए से सुलझाने की अपील की है। मगर हाँ, ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मतलब कि ऋषि सुनक, उन्होंने ट्विटर के जो अब एक्स हो चुका है उस पर स्टेटमेंट जारी करते हुए इंडिया को फुल सपोर्ट किया है। यूएई मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी दोनों ही देशों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए कि जिससे रीजनल या फिर इंटरनेशनल शांति को खतरा पैदा हो। यूएई ने भी दुनिया के कई और देशों की तरह पूरे तनाव को, पूरे मामले को डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए से सुलझाने का मशवरा दिया है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था तो इसको कंडेम किया था और इसको बहुत ज्यादा शर्मनाक बताया था। जो लोग भी इस आतंकवादी हमले का शिकार हुए थे और साथ ही साथ बाकी इंडियन लोगों के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने सॉलिडेरिटी दिखाई थी और कहा था कि वो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में इंडिया के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। बाद में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ा तो अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मतलब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, तो उनकी तरफ से बयान जारी किया गया और दोनों ही देशों से तनाव कम करने की अपील की गई और साथ ही ये भी कहा गया कि डायलॉग मतलब कि बातचीत के जरिए से इस मामले को सुलझाया जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वाली उस बात को मार्को रूबियो ने भी एक बार फिर से दोहराया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में वो भारत के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। आखिर